हेलो एवरीवन। तो जैसा कि अभी हमारा यूपी टेट का पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है और 2, 3, 4 जुलाई को पेपर है। जिन बच्चों का पेपर सिर्फ सेकंड है, जिन्होंने सेकंड पेपर के लिए भरा है, उनका 2 जुलाई को है। तो पीवाईक्यू इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड कर दिए हैं क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं होता, उन्हें इतना देखने का टाइम नहीं है कि पूरा वीडियो देखें, बट मैं फिर भी एक्सप्लेनेशन भी बता दे रही हूँ। तो अगर कोई बच्चे देखना चाहें तो वो देख सकते। तो हम शुरुआत करते हैं 2022 के पेपर से, जो कि यूपी टेट का है और साइंस और मैथ्स का है। ये अभी हमारा हुआ था 23 जनवरी 2022 का पेपर है। तो हम पहले 2022 से स्टार्ट करते हैं, फिर हम और भी आगे पीवाईक्यू करवा देंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है सीडीपी का। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो हम सबको पता है कि तो जो अंतर्गन शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो इसकी सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है, क्योंकि अंतर्दर्शन का अर्थ होता है आत्मविश्लेषण के माध्यम से स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करना। तो अंतर्दर्शन विधि एक बहुत ही आसान विधि होती है और ये मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है। ये विधि बालक की सोच और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में उसकी मदद कर सकती है। इसीलिए हम इस विधि को शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ विधि मानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्दर्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो बहुत ही ईजी आंसर है ये, और इसका आंसर भी सबको पता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। जो अल्बर्ट बंडूरा जी हैं वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को होता है उसको अपनाना, और जो वर्जित व्यवहार होते हैं उसको नकारना, ये आता है हमारे सामाजिक अधिगम सिद्धांत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बढ़ता है। तो अधिगम में जो पठार होता है वो थकान के कारण बढ़ता है। जब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है जिसकी वजह से हम किसी भी काम को करने में हमें बाधा उत्पन्न होती है, उस वजह से अधिगम में जो पठार है वो बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो दर्पण चित्र परीक्षण जो है वो अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दर्पण चित्र परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है जिसका उपयोग सीखने की दर, हाथ आँख के समन्वय और न्यूरोसाइकोलॉजिकल क्षति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है अधिगम अंतरण को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो जो क्लाउड पिक्चर परीक्षण है वो व्यक्तित्व के मापन में प्रयोग होता है। ये परीक्षण एक मानस भित्ति संबंधी परीक्षण है। ये परीक्षण किसने दिया था, तो ये विलियम्स स्टर्न ने दिया था। वो तृष्णा, उद्दीपक है और जो रोशी श्रृंखला होती है उसको हानि से बचाती है। तो जो क्लाउड पिक्चर परीक्षण है वो व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। उसके बाद प्रश्न 6 है आपका कि 5 वर्ष के मोहन की जो मानसिक आयु है वो 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो जब हम उसमें मानसिक आयु रखेंगे और वास्तविक आयु रखेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। मानसिक आयु हमारी इसमें 8 रख देंगे, हम वास्तविक 5 रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो जो सही आंसर है वो हमारा 160 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि इनमें से कौन सी आईक्यू स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है। तो देखिए इसमें 3 होते हैं, एक होती है हल्की मंदता, एक होती है गंभीर मंदता और एक होती है गहन मंदता। तो जो इसमें पूछा गया है इसके हिसाब से इसका आंसर 36 से 49 के बीच में होगा, क्योंकि यही बच्चे मंद बुद्धि वाले कहलाते हैं। जो आपका 50 से 69 वाला होता है ये हल्की मंदता होता है, और जो 35 से भी कम होता है ये गहन मंदता हो जाएगा, और 70-79 वाले तो अच्छी हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव तो नेगेटिव का आंसर होगा ही नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो जो रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट है उसका प्रयोग हम व्यक्तित्व के मापन के लिए करते हैं। इसमें क्या किया था, रोशा ने अपने परीक्षण में 10 कार्ड के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया था। तो इस कार्ड के माध्यम से क्या होता है ना, रोशा स्याही डिब्बा परीक्षण किया जाता है। तो इसके आधार पर व्यक्ति जो भी क्रिया करता है
उसका आंकलन करके व्यक्तित्व का सही आकलन किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि विस्मृति का कारण क्या नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं है। विस्मरण से तात्पर्य होता है कि स्मरण की विफलता, मतलब जिसमें हम याद ही नहीं रख पा रहे, हम भूल जा रहे हैं चीज़ों को। तो जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों को नहीं याद रख पाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने वाला, तुलना करने वाला और व्याख्या करने की जो विधि होती है उससे संबंधित है, वो क्या होता है। तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा सांख्यिकी होता है। सांख्यिकी वह विज्ञान होती है जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी समाज के तथ्यों के बारे में निश्चित और सटीक व्याख्या प्रस्तुत करने में सहायक होती है। इसकी सहायता से शोधकर्ता भूतकालीन और वर्तमान के तथ्यों के आधार पर भविष्य का पूर्वानुमान कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो इसका सही आंसर रैवन का परीक्षण है। क्यों? क्योंकि जो रैवन का परीक्षण है वो बुद्धि के परीक्षण से संबंधित है, और जबकि आपका 16 PF, डॉक्टर एमैन परीक्षण और TAT ये सब हमारे व्यक्तित्व के परीक्षण से संबंधित होते हैं, इसलिए रैवन का परीक्षण इससे भिन्न होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का माध्यांक क्या है। तो हम इससे पहले आरोही क्रम में लगाएंगे, उसके बाद जो कि ऑलरेडी है, फिर हम 9 और 10 को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, हमारा सही आंसर आ जाएगा 9.5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी समस्या के आने पर व्यक्तित्व को अपनी मानसिक शक्ति द्वारा पूर्व परिस्थिति का बोध हो जाता है और सूझ द्वारा अचानक उसका हल निकल जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से क्या संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संवेग का संबंध होता है। आप सबको पता होगा कि मैकडोनल्ड ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं और हर जो प्रवृत्ति है वो एक मूल संवेग से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि कह रहा है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। क्यों? क्योंकि अपने वातावरण के बारे में इंद्रियों द्वारा मिली जानकारी को संगठित करके उससे ज्ञान और अपनी स्थिति के बारे में जागरूकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि कह रहा है कि पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी। तो जो आपका पिछड़े बालक है, पिछड़े बालकों के लिए जो आपकी शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा है वो सिरिल बर्ट ने दी थी। किसने दी थी? सिरिल बर्ट ने दी थी। उसके बाद आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो जो अभिक्षमता होती है, अभिक्षमता जो होती है वो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न होती है। अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति की उम्र, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता या रुझान से होता है जो किसी कार्य को भावी सफलता के अनुरूप कर पाए। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 18 कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ये वाला तो हो गया क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो जो प्रत्यगमन का सिद्धांत होता है वो हमारा बुद्धि का सिद्धांत नहीं होता है। उसके बाद आ जाओ प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है हमारा कि कौन सी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो जो लार ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो लार ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है। तो पियाजे के अनुसार जो संज्ञात्मक विकास है उसकी द्वितीय अवस्था पूर्व संज्ञात्मक अवस्था है। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, आपको पता होगा ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है जो किसमें पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की जो विशेषता होती है वो सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ठीक है,
फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किसमें सम्मिलित है? तो अनुच्छेद 21A में इसे सम्मिलित किया गया। इसके लिए वर्ष 2002 में संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रेशमन ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो क्रेशमन ने गोलकाय, लंबकाय, सुडौलकाय इन सभी में व्यक्त किया हुआ है। ठीक है। क्रेशमन एक जर्मन मनोचिकित्सक थे जिन्होंने रोगियों का अवलोकन उनकी भौतिक रचना और स्वभाव के अनुसार किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो टीईटी का उद्देश्य जो है वो अभी क्षमता का मापन है। टीईटी को भारत सरकार द्वारा शिक्षण के मानकों में सुधार के लिए सम्मिलित किया गया था। ये भारत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो जो संगणन का सिद्धांत है वो स्मृति की व्याख्या करता है। सिद्धांत के अनुसार स्मृति दीर्घकालीन में दिनों, हफ्तों, महीनों और वर्षों में स्थिर हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो शारीरिक विकास को क्या प्रभावित करता है? सभी करेंगे, खेल, व्यायाम, वातावरण, वंशानुक्रम सब कुछ प्रभावित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या है? अभी हमने पीछे निकाला था कि मानसिक वायु डिवाइडेड बाय वास्तविक वायु इंटू 100। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की है? तो विचारात्मक चिंतन की जो चर्चा है वो DVG ने करी है। इन्होंने क्या कहा है? इनके अनुसार मनुष्य विचारात्मक चिंतन के द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति या उसकी समस्या का समाधान खोज पाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, आज्ञानात्मक तर्क के स्तरों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कल्पना जो होती है वो इसमें सम्मिलित नहीं होती है, क्योंकि इसमें आधार वाक्य मतलब इसमें अनुभव के द्वारा चीज़ें प्राप्त करी जाती हैं और उनकी सत्यता तो सत्यापन के द्वारा जान सकती है, पर उनसे जो निष्कर्ष होता है उसकी सत्यता पर कोई भी ज्ञान नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, सीखी गई बात को धारण पुनः स्मरण करने में असफल होना। मतलब हमने कोई बात सीखी और हम उसे याद कर रहे हैं पर हम उसे कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये किसकी दिक्कत है? ये विस्मरण की दिक्कत है। हम बार बार भूल जा रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो अभी हम यहीं तक करते हैं CDP, फिर इसके बाद हम हिंदी वाला सेक्शन शुरू करेंगे। ओके।